जय हिंद साथियों। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर की पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो 12 की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। 12 के उसके अलावा जो अदर एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चन है उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन पास बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं 96 क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने 95 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अगर दोस्तों आपने हमारी प्रीवियस क्लास को नहीं दिखा है तो आप प्रीवियस जो हमारी क्लास है उनको जाकर जरूर देखें। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ में। आवर्ती मापन में प्रयुक्त ब्रिज है। आवर्ती जो मापन है उसमें प्रयुक्त ब्रिज कौन सा होता है, तो ये हमसे पूछ रखा है दोस्तों। तो आवर्ती मापन में प्रयुक्त ब्रिज कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में इसरो पूछा गया था। तो आवर्ती मापन में जो ब्रिज होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वेन ब्रिज। विन ब्रिज जो होता है या इसको वैन ब्रिज भी बोल देता है कई बार। तो विन ब्रिज का यूज किसमें करते हैं, आवर्ती के मेजरमेंट में किया जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान दोस्तों हमको यहाँ पर पूछ सका है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान क्या होता है, तो ये हमसे पूछ सका है। तो आवर्ती जो डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, 1 से अधिक होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन। ईएसटी के लिए प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर कौन सा होता है। ईएसटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, ईएसटी का अगर बात करूं मैं दोस्तों, क्या इसका मतलब होता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज जो लाइन होती है, एक्स्ट्रा जो हाई टेंशन जो वोल्टेज होती है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ईएसटी बोलते हैं। तो ईएसटी के लिए प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर कौन सा हो सकता है, वायु ब्रेक सर्किट ब्रेकर, न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल या SF6। तो दोस्तों हमको पता है कि SF6 टाइप का जो ऑयल टाइप जो होता है, ठीक है, SF6 टाइप का जो ऑयल होता है उसका यूज किसके लिए करते हैं, हम ईएसटी लाइन के लिए करते हैं। प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर में SF6 ऑयल का यूज करते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो एक प्रकार की पावर को बदलता है, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी तरह में बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नलों के मापन में सहायक होता है, ट्रांसफार्मर के समान होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में दोस्तों बदलने का काम कौन करता है दोस्तों, ट्रांसड्यूसर करता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस युक्ति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार के उपकरण में एसी और डीसी दोनों के समान कैलिब्रेशन होता है। इनमें से किस प्रकार के उपकरण में एसी और डीसी दोनों के लिए समान कैलिब्रेशन होता है। ये दोस्तों हमको पूछ रखा है कि एसी और डीसी दोनों के लिए समान कैलिब्रेशन होता है। तो इसके क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, एमआई मीटर, मूविंग कॉइल, रेक्टिफायर टाइप। किसका यूज दोस्तों हम करेंगे, ये हमसे पूछ रखा है। दोस्तों इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो होता है इसका यूज किसके लिए करते हैं हम, एसी और डीसी दोनों के लिए समान कैलिब्रेशन, दोनों के लिए समान रूप से चलता है। तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो होता है उसका यूज किसके लिए करते हैं, एसी और डीसी दोनों प्रकार के उपकरणों के लिए समान कैलिब्रेशन होता है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीओएल स्टार्टर का इस्तेमाल किसे चालू करने के लिए किया जाता है। डीओएल स्टार्टर का इस्तेमाल किसे चालू करने के लिए, ये दोस्तों NMR से पूछा गया था। तो डीओएल स्टार्टर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम, तो डीओएल स्टार्टर जो हमको पता है कि स्क्वायर केज जो इंडक्शन मोटर जो होती है 3 फेज टाइप की, उसमें हम किसका यूज करते हैं, डीओएल स्टार्टर का। डीओएल स्टार्टर अगर आपको रेंज पूछ ले कितनी होती है, तो 3 HP तक की जो मोटर होती है, 3 से 5 HP इसकी रेंज मानी जाती है। ठीक है, तो 3 HP आपको मानना है, 3 से 5 HP, कुछ बुक में 5 HP भी हमको मिलता है, तो आपको 3 HP मानना है कि 3 HP तक की मोटर के लिए हम डीओएल स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। मोटर में अगर हमको पूछ ले कि स्टार्टर लगाने का उद्देश्य क्या होता है, तो स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। किसको सीमित करना दोस्तों, जो हमारी स्टार्टिंग जो धारा होती है उसको सीमित करना। क्योंकि हमको पता है कि जो भी मशीन होती है वो क्या करती है, स्टार्टिंग में करंट अधिक लेती है, तो उस करंट को एक निश्चित मान तक सीमित रखने का कार्य कौन करता है, हमारा स्टार्टर करता है। हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि डीओएल स्टार्टर का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। उसके अलावा डीओएल स्टार्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि डीओएल स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता। जितना हम वोल्टेज इनपुट में देते हैं उतना ही वोल्टेज बाहर निकलता है।
जबकि अगर हम तुलना करें कंपैरिजन में स्टार डेल्टा स्टार्टर की, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम मोटर को जब स्टार्टिंग में स्टार में चलाते हैं तो उस समय उसको वोल्टेज जो मिलता है लाइन वोल्टेज का अपॉन में √3 गुना मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्टार डेल्टा में तो हम कम वोल्टेज देकर मोटर को परिचालित करते हैं, उसके बाद में जब रनिंग कंडीशन आती है उसके बाद उसको पूरा वोल्टेज मिलता है। तो वहाँ पर स्टार डेल्टा टाइप के जो स्टार्टर होते हैं उनमें लाइन वोल्टेज को कम किया जाता है, ठीक है। लेकिन ड्यूल स्टार्टर में कोई तरह का लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जाता है, इसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, DOL स्टार्टर बोलते हैं, ठीक है। तो DOL स्टार्टर का इस्तेमाल अगर हमको पूछ ले क्या बताना है, स्क्वेयर गैस इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 3 फेज 100 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर में 4% की स्लिप है तो मोटर में प्रेरित EMF की आवृत्ति क्या होगी। यदि 3 फेज 100 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर में 4% की अगर स्लिप हो तो मोटर में प्रेरित EMF की आवृत्ति हमको पूछ रखी है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों ALP जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमको यहाँ पर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर दे रखी है और इसमें स्लिप की मात्रा दे रखी है, ठीक है। 3 फेज जो मोटर होती है दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं इसी टाइप के जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये अगर हमको पता लग जाए तो हमारे लिए जो एग्जामिनेशन निकालना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो 3 फेज जो मोटर टाइप की जो होती है ना, 3 फेज मोटर वगैरह होती है उनमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि ALP में पूछा गया था। तो यदि 3 फेज 100 हर्ट्ज वाली इंडक्शन मोटर में हमको कितनी % की स्लिप दे रखी है, 4% की हमको स्लिप दे रखी है। तो मोटर में प्रेरित EMF की हमको क्या पूछ रखी है, फ्रिक्वेंसी पूछ रखी है। तो हमको पता है कि जो रोटर फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, FR, इसको हम क्या बोलते हैं, S/F। ये S क्या होता है, अंश स्लिप होती है। अंश स्लिप हमको किस में दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है। तो यानी 4%, 4/100 इंटू में F, हमको फ्रिक्वेंसी दे रखी है मोटर की, ठीक है, 100 हर्ट्ज। कितनी दे रखी है, 100 हर्ट्ज। यानी कहने का मतलब रोटर की फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि प्रेरित EMF जो बने किस में बनेगा, रोटर में बनेगा। किस में बनेगा, रोटर में बनेगा। तो रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होगी कितने % होगी दोस्तों, 4%, यानी कि 4 हर्ट्ज होगी, ठीक है। कितनी होगी, 4 हर्ट्ज होगी। उम्मीद है आपको समझ में कितना होगी, 4 हर्ट्ज होगी। यहाँ पर आप 6 हर्ट्ज समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन सेम हो गया, यहाँ पर 6 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 4 हर्ट्ज एकदम करेक्ट होगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 वाट है और वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो औसत मांग हमको पूछ रखी है कि एवरेज जो मांग होती है, एवरेज जो डिमांड होती है वो कैसे निकालेंगे। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, हमको यहाँ पर क्या दे रखी है, अधिकतम मांग दे रखी है 20 मेगावाट में और वार्षिक जो लोड फैक्टर है वो दे रखा है 50% दे रखा है। तो हमको यहाँ पर हम क्या पूछिए, एवरेज जो डिमांड होती है, औसत जो मांग होती है, वो ये हमको आइडेंटिफाई करना है, इसका हमको पता लगाना है, ठीक है। तो एवरेज जो डिमांड होती है, औसत जो मांग होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमको इसमें एवरेज जो डिमांड है, औसत जो मांग है, वो हमको निकालनी है। तो हमको पता है दोस्तों एक सूत्र आपको ध्यान रखना है कि लोड फैक्टर का जो सूत्र होता है, लोड फैक्टर, ठीक है, लोड फैक्टर, इसको हिंदी में भार जो गुणांक है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लोड फैक्टर ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, औसत जो मांग होती है या एवरेज जो डिमांड होती है, औसत मांग क्या होती है, औसत मांग, ठीक है, बटे में अधिकतम मांग क्या होती है, औसत मांग बटे में अधिकतम मांग जो होती है ये होती है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना। तो लोड फैक्टर का वैल्यू मैंने बताया आपको, औसत मांग बटे में अधिकतम मांग होती है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं कि लोड फैक्टर हमको पता है कि कितना दे रखा है, 50% दे रखा है। कितना दिया, 50% दिया है। तो यानी बटा 100 औसत मांग हमको निकालनी, यानी AD इसको समझ सकते हैं, एवरेज डिमांड। उसके अलावा हमको क्या निकालनी है, मैक्सिमम जो डिमांड है वो दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 मेगावाट, ये हमको क्वेश्चन दी है। तो 20 मेगावाट ये हमको दे रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या इससे औसत मांग नहीं निकाल सकते, हमको लोड फैक्टर दे रखा है 50%, ठीक है।
उसके अलावा हमने अधिकतम जो डिमांड है, मैक्सिमम जो डिमांड है 20 मेगावाट की, जो मैक्सिमम डिमांड ये हमको दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये हमको दे रखी है 20। तो इससे हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 10 मेगावाट इज दी करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें सीधा दोस्तों आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी एक दो पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो लोड फैक्टर जब भी आपको पूछे तो लोड फैक्टर क्या होता है, औसत मांग बटे में अधिकतम मांग होती है। लोड फैक्टर की हमको वैल्यू इसमें दे रखी है। लोड फैक्टर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 50% वार्षिक लोड फैक्टर दे रखा है। और हमको एवरेज जो डिमांड है वो हमको फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। उसके अलावा हमको अधिकतम मांग इसमें दे रखी है 20। तो सीधा इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 मेगावाट इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर की अगर बात करें कितना आएगा, 10 मेगावाट इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। एलटी जो है, एलटी 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में प्रयोग किए जाने वाले चालक का जो व्यास होता है, एलटी 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में प्रयोग किए जाने वाले जो चालक का व्यास है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमको निकालना है, किसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये दोस्तों किसके ऊपर निर्भर करेगा, प्रचालन वोल्टता, शक्ति गुणांक, वाहित धारा और प्रयुक्त रोधक का प्रकार। तो दोस्तों हमको ये ध्यान रखना है कि चालक का व्यास जो भी हम यूज करते हैं किसके ऊपर निर्भर करता है, वाहित जो धारा होती है उसमें जो धारा होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, वाहित धारा के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, वाहित जो धारा होती है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब दोस्तों उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 मीटर और 8 मीटर के आयताकार जो होल है, 5 मीटर और 8 मीटर के आयताकार होल में 50 लक्स का वांछित ल्यूमिनेंस प्राप्त करने के लिए कितने 200 ल्यूमेन लैंप की आवश्यकता होगी। 5 मीटर और 8 मीटर के आयताकार होल है, उसमें 50 लक्स का हमको क्या चाहिए, ल्यूमिनेंस पावर चाहिए। उसमें कितने ल्यूमन लैंप हमको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलपी क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं। ये दोस्तों अब क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो हमको दोस्तों जब भी पढ़ना है तो साथ में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी लेके चलना है, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में 2-2 3-3 न्यूमेरिकल आते रहते हैं। तो न्यूमेरिकल को भी ढंग से देखना है। मैंने इसलिए क्वेश्चन सीरीज में न्यूमेरिकल को काफ़ी संख्या में मैंने शामिल किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमको पता है कि दोस्तों ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये हमने पढ़ रखा है। ल्यूमन प्रति जो मीटर स्क्वायर होता है, आपको ध्यान होगा, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये किसका मात्रक होता है, ये हमको पता है दोस्तों, लक्स का होता है। किसका होता है, लक्स। और लक्स को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्रदीप्ति भी बोलते हैं। तो ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है इसका मात्रक होता है। इसी से हम क्या निकालेंगे, इस न्यूमेरिकल को निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमिनेस, इसको भाई हम इसको इल्यूमिनेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेस इसको बोल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमको पता है। ठीक है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो लक्स का मात्रक होता है। किसका होता है, लक्स का मात्रक होता है। तो ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें हमको क्या रखना है भाई, जो हमको मात्रा दे रखी है, किसकी दे रखी है, ल्यूमन। तो ल्यूमन की जगह हम क्या, इसको लक्स लिख देते हैं इसको। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसके जगह हम क्या लिख देते हैं, इसके जगह हम एक काम करते हैं, इसमें लक्स लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं लक्स। और लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये हमको पता है। ठीक है, अब हमको लक्स की वैल्यू दे रखी है 50। ठीक है, अब हमको ल्यूमन कितना प्राप्त करना है, तो ये हमको पूछ रखा है। और कितने 200 ल्यूमन लैंप की आवश्यकता होगी, तो ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कितने चाहिए, तो x चाहिए, x इंटू कितने चाहिए, 200। अब मीटर स्क्वायर की जगह जो वैल्यू किसकी रखेंगे, 5 मीटर इंटू 8 मीटर, यानी कि ये आयताकार जो होल है उसका
एरिया हमको दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 5 × 8, कितना दे रखा है 5 × 8। ठीक है दोस्तों, जब आप दोस्तों इसको कैलकुलेट जब करोगे इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 10। कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर 10 आएगा, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में होगा। सिंपल सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर लक्स की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लक्स हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 50, ल्यूमन हमने रख दिया x। कितने ल्यूमन लैम्प चाहिए, तो x चाहिए। उसके अलावा हमको क्या निकालना है भाई, कितने ल्यूमन चाहिए, तो x ल्यूमन चाहिए। कितने 200 ल्यूमन। ठीक है, मीटर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि कितना एरिया है, यानी 5 × 8, 8 जो मीटर है, 5 जो 8 मीटर जो आयताकार होल है उसकी वैल्यू दे रखी। ठीक है, 5 × 8 आयताकार होल का दे रखा है। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करें कितना आएगा दोस्तों 10 जो ल्यूमन लैंप है उसकी आवश्यकता। उम्मीद दोस्तों आपको से समझ में आएगा। अब दोस्तों हम इसमें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड ताप के संपर्क में आने पर हो जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ताप के संपर्क में क्या हो जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि दोस्तों पीवीसी क्या होता है, पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड की फुल फॉर्म क्या होती है, पीवीसी। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी डैश ताप के संपर्क में यानी कि टेम्परेचर कांटेक्ट में आने पर डैश हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये हमको पूछ रखा है क्या हो जाता है। हमको पता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जब हीट के संपर्क में जब आता है, टेम्परेचर के जब कांटेक्ट में आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि निम्न ताप पर क्या होता है, निम्न ताप पर क्या हो जाता है, ये भंगुर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, निम्न ताप पर भंगुर। ये आपको दोस्तों इसमें ऑप्शन से निकालना है। ठीक है, उच्च ताप पर भंगुर नहीं हो सकता, निम्न ताप पर तननशील नहीं हो सकता, उच्च ताप पर कठोर नहीं हो सकता। हमको पता है उच्च ताप पर नरम नहीं होगा, कठोर तो होगा नहीं। निम्न ताप पर तननशील भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ तभी वो उसकी तननशीलता बढ़ती है। ठीक है, उसके अलावा उच्च ताप पर भंगुर भी नहीं होता। उच्च ताप पर चीज़ में क्या आती है, हमको पता है उच्च ताप जब होता है चीज़ पिघलती है। क्या होती है, चीज़ पिघलती है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है, जब निम्न तापमान होता है उस समय भंगुर होता है, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें टूटने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, इसको हम भंगुरता का गुण कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे सुरक्षित वायरिंग है। निम्न में से कौन सी सबसे सुरक्षित वायरिंग, दोस्तों हमको पूछ रहे कि ये दोस्त रैंडम मार्क्स से पूछा गया था। तो कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित है, कंड्यूट वायरिंग, कैसिंग कैपिंग, क्लीट वायरिंग और बैटन वायरिंग। तो अगर इसमें बात करें तो सबसे सुरक्षित वायरिंग की दोस्तों बात करें तो कंड्यूट वायरिंग सबसे अच्छी वायरिंग है। ठीक है, इसको कंड्यूट वायरिंग को दोस्तों हम भूमिगत वायरिंग भी बोल सकते हैं एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की झिरी वगैरह जो होती है खोद के उसमें डाला जाता है। इसमें वायरिंग जो होती है सुरक्षित रहती है, जलने की संभावना इसमें कम से कम रहती है। ठीक है, इसमें एडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इस वायरिंग में एडवांटेज ज़्यादा है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां पर उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है। उदासीन बिंदु, भूसंपर्कन टर्मिनल, भूसंयोजी टर्मिनल या उपभोक्ता का टर्मिनल। तो दोस्तों अगर हम आंसर की इसमें बात करें तो उपभोक्ता का टर्मिनल जो होता है वहाँ पर वायरिंग जो होती है कटआउट से जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, कटआउट से कनेक्टेड होती है, कटआउट से कनेक्टेड होती है। यहाँ पर सीधा सा ये पूछा जाता है कि उपभोक्ता की वायरिंग बिंदु जहाँ से जुड़ी होती है टर्मिनल से ही वो कटआउट होकर जुड़ती आती है। ठीक है दोस्तों, तो उपभोक्ता का टर्मिनल। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता, ये हमको पूछ रखा है। वोल्टेज ग्रेडिंग, चालक की सामग्री, भू संपर्कन बिंदु या कोरों की संख्या। अब दोस्तों अब इसकी बात करें तो किस मापदंड पर विचार नहीं किया था। हमको पता है केबल का जब चयन करते हैं तो वोल्टेज ग्रेडिंग को हम ध्यान में रखते हैं, कितनी वोल्टेज होना है उस हिसाब से हम केबल लेते हैं। उसके अलावा चालक की सामग्री एल्यूमिनियम लेना है या कॉपर लेना है, इसको हम ध्यान रखते हैं। उसके अलावा कोर की संख्या कितनी है, 2 है 3 है, उस हिसाब से हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो भू संपर्कन जो बिंदु होता है, ठीक है, उसको उस मापदंड पर हम विचार कम से कम करते हैं। ठीक है, तो ये हमको मिल जाता है कि भू संपर्कन बिंदु
तो वायरिंग में जब केबल का जब हम सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, तो किस मापदंड किस पर मेथड पर हम क्या नहीं करते, विचार नहीं करते, ठीक है। इस मेथड को हम नहीं सोचते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, भू संपर्क बिंदु को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज जो पॉइंट होता है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको न्यूट्रलाइज बिंदु, न्यूट्रलाइज पॉइंट, ठीक है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर वेव किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्क्वायर वेव किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दोस्तों हमको पूछ रखा है कि स्क्वायर वेव जो होता है किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्क्वायर वेव जो होता है किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर किसमें यूज लिया जाता है। तो डिजिटल जो उपकरण होता है, डिजिटल उपकरण जो होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। स्क्वायर वेव जो होती है डिजिटल जो उपकरण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, ए डॉट बी का पूरक है। ये दोस्तों एल पे पूछा गया था। ए डॉट जो बी होते हैं उसका जो पूरक की बात करें, उल्टे की बात करें, तो क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो दोस्तों इसमें हमको पूछ रहा है ए डॉट बी का पूरक, तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर दोस्तों हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एक का पूरक प्लस में बी का पूरक। ए डॉट बी का पूरक की बात हो रही थी दोस्तों, तो एक का पूरक प्लस में जो बी का पूरक होता है वो होता है पूरक की। अगर दोस्तों हम इंग्लिश वर्ड बात करें तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो सर्किट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अगर सीधी बात करें तो इसका उल्टा लिखना, ठीक है। क्या लिखना, उल्टा। अगर हमारे पास सिग्नल मान लीजिए, समझ लीजिए, अगर दोस्तों ये अगर बात करूँ किस तरह की गेट की विशेषता है कि ए डॉट बी को जो पूरक है, ठीक है, तो ये विशेषता होती है दोस्तों नैंड गेट की। किसकी विशेषता होती है दोस्तों, नैंड गेट। नैंड गेट की दोस्तों विशेषता क्या होती है कि ए का पूरक प्लस में बी का पूरक, ये नैंड गेट की विशेषता होती है। इसमें जो हमको आउटपुट जो मिलता है ना वो उल्टा मिलता है। क्या मिलता है, उल्टा मिलता है, ठीक है। इसमें देखिए किस तरीके से होता है, देखिए थोड़ा मैं इसमें नैंड गेट थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका। देखिए दोस्तों हमको पता है कि नैंड गेट की विशेषता क्या होती है, ये हमारे पास में, ठीक है, यहाँ से ए और बी सिग्नल आता है, ये हमको पता है। अब ये दोस्तों हमारे पास में ये लॉजिक गेट बन गया। अब यहाँ से जो आएगा आउटपुट, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में ए डॉट जो बी आएगा वो क्या आएगा, उल्टा पूरक आएगा। तो इसके पूरक की अगर बात करें तो क्या आएगा दोस्तों, ए का पूरक प्लस में बी का पूरक आएगा। क्या आएगा, ए का पूरक प्लस में बी का पूरक आता है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर हमारे पास में कोई सिग्नल है, समझ लीजिए हमारे पास में कोई सिग्नल है, 0 है, ठीक है, और ए टर्मिनल पर हम 0 दे रहे हैं और बी पर भी हम कितने दे रहे हैं, 0, और हमको आउटपुट निकालना है, ठीक है। अब इसका अगर हम उल्टा निकालेंगे, ठीक है, तो इस पर अगर हम इसके अनुसार बार लगाए, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसके बीच में क्या लगा दिया, जोड़। तो 0 प्लस 0 हमको पता है, यहाँ पर 0 का इन्वर्स क्या होगा, 1, ठीक है, 0 का इन्वर्स 1। तो 1 प्लस 1 दोस्तों हमको पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने इसको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है ताकि आपका रिवीजन थोड़ा हो सके, ठीक है। तो ए डॉट बी का पूरा किस तरीके से होता है समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से नैंड जो गेट होता है उसका ये सिंबल है नैंड गेट का, ठीक है। नैंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर इस तरीके से भी बिंदी बनी होती है, ठीक है। इसमें जो एंड गेट होता है उसके ऊपर नोट भी साथ जुड़ जाता है। इसमें जो नैंड गेट होता है ना, नैंड गेट कौन सा गेट होता है दोस्तों, नैंड गेट, ये किसका संयुक्त रूप होता है, तो एंड गेट और नोट गेट का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। एंड गेट और नोट गेट का मिश्रित रूप कौन सा होता है, नैंड गेट होता है, ठीक है। इसमें हमको ए और बी का पूरक निकालना होता है, यानी कि ए का पूरक प्लस में बी का पूरक। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई सिग्नल हमने 0 दिया है इनपुट में और बी में क्या दिया हमने, 0 दिया है, तो 0 और 0 का अगर इन्वर्स करें तो कितना होगा, 1 + 1, डिजिटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में होगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन इसरो में काफ़ी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने की मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। और ट्रिक सीखने के बाद में कंफर्म बात है आप ज़रूर खुश होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी इस तरह के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इसरो में आने की काफ़ी संभावना थी, ठीक है। इसरो वगैरह का जो एग्जाम है कभी कभी अदर टेक्निकल एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो इस तरह के जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो उसमें कैसे निकाला जाता है, देखिए 200 दशमलव डेसिमल तक की गणना के लिए एक काउंटर के निर्माण हेतु अपेक्षित फ्लिप फ्लॉप की न्यूनतम संख्या हमको यहाँ पर क्या करनी है,
फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है हमको? फ्लिप फ्लॉप की जो न्यूनतम संख्या है वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप की जो न्यूनतम संख्या होती है इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम फ्लिप फ्लॉप की संख्या निकालते हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2 की घात के संदर्भ में रखना है। 2 की बेस जो होती है यानी कि घात जो होगी उसके संदर्भ में आपको रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने घात कुछ भी रख दिया 0, यहाँ पर मैंने समझ दो 0 नहीं रख के मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, देखिए 0 नहीं रख के मैं क्या रख देता हूँ यहाँ पर, 0 नहीं रख के मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 की घात 2 लिखता हूँ। 2 की घात 2 4 होता है, तो 4 हमको कितना चाहिए? 200 दशमलव चाहिए। तो यहाँ पर 2 की बेस में ऐसा लेंगे कि ये लगभग 200 दशमलव तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमको पता है 2 की घात 5 लेते हैं। ठीक है, 2 की घात 5 कितनी होती है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो चुका है। 32 के बाद में हमको पता है कि और चाहिए होगा, यानी कि 5 ऑप्शन गलत है। उसके अलावा 6 तक बढ़ा देते हैं और 7 भी बढ़ा देता है, यानी कि 2 की घात 7, यानी हमारे तो यहाँ तक 32 हो चुका था। 32 दूनी 64 और 64 दूनी हमको पता है कितना होता है? 64 दूनी कितना होता है? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी 128 होता है। कितना होता है? 128, यानी कि घात हमने कितने कर ली? 2 की घात 7 कर चुके हैं। कितनी कर चुके हैं? 2 की घात 7। अब हम क्या इसमें 2 की घात 8 भी हो सकती है? तो इसको भी देख लेते हैं। तो 2 की घात 8 भी हो सकती है क्या? तो 128 को हम किससे गुना कर लेते हैं? 2 से करके देखते हैं। 8 दूनी 16, असले 2 दूनी 4 1 5, 256, यानी कि 256। हमको 200 तक की गणना करनी। कितने तक की गणना करना है? 200 तक की गणना करनी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको सीधा सा दिमाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको मैं पूरा इरेज करके दोबारा आपको समझाता हूँ। ठीक है, किस तरह के इसको करना है देखिए। अब आपको क्या करना है? इसमें बेस का यूज करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया? 2 की घात का यूज करना है। 2 की घात कितनी हो सकती है? हमको यहाँ पर 200 डेसिमल तक बनाना है। 2 की घात 5 मैंने बताया कितना? 32 होता है। उसके बाद 2 की घात 6 64 होता है। ठीक है, 32 64, 64 दूनी कितना होता है? 128, यानी 2 की घात 7, यानी कितना होता है? 128 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 2 की घात 7 होगी। यानी कि हमको फ्लिप फ्लॉप अगर बनाने, काउंटर निर्माण है तो हमको कितनी संख्या चाहिए? 200, इसमें 7 चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैंने बताई है। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी मित्रगण हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा जरूर मिल पाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी रहता है। इसरो के जो भी एग्जामिनेशन होता है, उसके अलावा जो अगर हम बात करें DFCCI है, उसके अलावा अदर जो एग्जामिनेशन होंगी होते हैं उनमें भी समान रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी ना किसी अदर एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। अब की बार कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सीधा आपको ये ध्यान रखना है, आपको 2 की जो पावर होती है उसको यूज करना है। ठीक है, आप ऑप्शन की संख्या को भी ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं? यहाँ पर घात लगा सकते हैं। जैसे मैंने 2 की घात 5 लगाई, तुमको पता है 2 की घात 5 कितनी होती है? 32 होती है। तो ये